शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण होता क्या है? शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण का मतलब क्या है? तो क्या है, शिक्षण के क्षेत्र में जो निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है वो किसने दिया है? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने। और ये क्या है? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो है वह एक बेंजामिन सैमुअल ब्लूम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे ये? अमेरिका के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और यह कब से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाने जाने लगे? और 1950 के दशक में इन्होंने अपनी ये क्या है वर्गीकरण प्रकाशित किया। तब से क्या है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाने गए। ठीक, तो क्या है, इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1913 में हुआ अमेरिका में, और 13 सितंबर 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनका जीवन काल जो है 21 फरवरी 1913 से लेकर 13 सितंबर 1919 तक रहा है। ठीक, अब इसके बीच में हुआ क्या है? इसके बीच में हम अपनी थ्योरी संबंधित समझेंगे। क्या है, 1949 से लेकर क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सैमुअल ब्लूम को लगा कि शिक्षक जो है पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान को अपने अपने अनुसार बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, है ना, और उसके संबंधित क्या शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, तो उसका कोई श्रेणीबद्ध क्रम नहीं है। और दूसरा क्या है कि पाठ्यक्रम और परीक्षा के डिजाइन से संबंधित इनका क्या है मुख्य यहाँ क्या है उद्देश्य रहा है कि ये किस प्रकार का होना चाहिए। इस संबंध में ये क्या है 1949 से लेकर 1953 तक कई शैक्षिक सम्मेलनों में गए और भाग लिया, और वहाँ इनका यही उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के डिजाइन से संबंधित इनका क्या है मुख्य उद्देश्य था। और इसके पश्चात 1953 तक सम्मेलन में भाग लिया, और 1956 में इनकी ये पुस्तिका प्रकाशित हुई। कौन सी? शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक, तो 1956 में जब ये प्रकाशित हुई तो इन्होंने क्या मतलब इनका उद्देश्य क्या था, और ये शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण होता क्या है? तो ये क्या है, बताए गए उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो शिक्षण के जो निर्देशात्मक उद्देश्य जो है बताए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से काम करता है, एक उपकरण के रूप में ये क्या कार्य करता है। तो इसमें ये मुख्य बिंदु है कि बच्चा सीखता किस प्रकार से और ज्ञान प्रदान किस प्रकार से बच्चे को करवाया जाता है। तो ये क्या है, इन्होंने एक श्रेणीबद्ध क्रम में इसकी रूपरेखा तैयार की, जिसे हम शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब दूसरा क्या है, 1949 से 1953 तक इन्होंने 1949 से 53 तक कई सम्मेलनों में भाग लिया। तब जाकर 1956 में इनकी ये क्या है प्रकाशित हुई। तो शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने कब दिया? 1956 में। ठीक, ये डेट ये सन जो है हमें याद रखनी है। अब दूसरा क्या है, ये 1956 में ये जो वर्गीकरण दिया तो इन्होंने क्या है इनके तीन पक्ष दिए हैं इन्होंने, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोसंचालित, दो नामों से इसको जाना जाता है।
अब दूसरा क्या है, इन्होंने जब 1956 में अपना जो वर्गीकरण दिया या पुस्तिका प्रकाशित हुई, उसमें सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का ही क्या वर्गीकरण किया इन्होंने, और इसके क्या है 6 इन्होंने उपपक्ष बताए हैं। ठीक, इसके क्या 6 उपपक्ष बताए हैं। ये उन्होंने कब बता दिए थे, 1956 में। और ये इन्होंने अकेले नहीं किया, और इनके कुछ सहयोगी भी थे, जो जिनके नाम, इनके कुछ सहयोगी भी थे, उनके नाम हैं मैक्स डी एंजेलहार्ट, मैक्स डी एंजेलहार्ट, दूसरा वॉकर एच हिल, तीसरा एडवर्ड जे फर्स्ट, चौथा है डेविड आर क्रेथवॉल। इन चारों मनोवैज्ञानिकों की मदद से डी.एस. ब्लूम ने अपना क्या है शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इनका क्या है सहयोग रहा है इस विषय में। तो इन्होंने जब 1956 में ये पुस्तिका प्रकाशित हुई, तब इन्होंने सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के उपपक्षों का ही विवरण प्रकाशित हुए या प्रकाशन में आए। अब दूसरा क्या है, इनका भी जिक्र क्या है इसमें था, भावात्मक और क्रियात्मकता का भी। ठीक, क्रियात्मक इन दोनों पक्षों का भी इसमें जिक्र था, लेकिन इनका वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया। अब इनका वर्गीकरण कब हुआ है, तो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो प्रकाशित हुआ है वो हुआ है 1964 में। ठीक, किसके माध्यम से, क्रॉथवेल और ब्लूम। ठीक, क्रॉथवेल और ब्लूम ने फिर कब 1964 में भावात्मक पक्ष का प्रकाशन किया। दूसरा क्या है, अगला जो है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का 1972 में ये क्या है प्रकाशित हुआ। 1972 में किसके कारण, एलिजाबेथ सिम्पसन, एलिजाबेथ सिम्पसन के द्वारा। ठीक, कब 1972 में। तो इसका प्रकाशन 1956 में हो गया था। ठीक, इसका भावात्मक पक्ष का 1964 में किसके सहयोग से, क्रॉथवेल और ब्लूम द्वारा, और क्रियात्मक पक्ष का 1972 में हुआ एलिजाबेथ और सिम्पसन द्वारा। ठीक, तो ये क्या है, इनका एक क्रमबद्ध रूप रहा है कि कब कब इनका प्रकाशन हुआ है। तो हम इसको इस वर्गीकरण को 1956 के नाम से ही जानते हैं। ठीक, कब प्रकाशित हुई, 1956 में। और बाकी अगर अंदर से क्वेश्चन पूछा है तो इसके लिए ये क्या है हमने समझ लिए हैं। ठीक, और ये भी क्या है अक्सर पूछे नहीं जाते हैं नाम सहयोगियों के, लेकिन हमने जानकारी के लिए बता दिया है। तो क्या ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पक्ष दिए हैं यहाँ पे, और भावात्मक पक्ष में भी 6 पक्ष दिए गए हैं, और क्रियात्मक पक्ष में भी 6 उपपक्ष दिए गए हैं। दूसरा याद रहे, यह एक क्रमबद्ध रूप में है, यानी कि निम्न से उच्च की ओर है। ठीक, निम्न से लेकर उच्च की ओर है। ठीक है ना, क्या है 6 भी जो है ना, 1 से लेकर जब हम 6 पर जाएंगे तो क्या है ये निम्न से लेकर हम उच्च की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, और इसके भावात्मक में भी निम्न से लेकर उच्च की ओर अग्रसित होंगे, और क्रियात्मक में भी निम्न से लेकर उच्च की ओर होंगे। ठीक है ना, तो पहला इसका पक्ष है वो है ज्ञान, दूसरा है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, और तीसरा जो है क्रियात्मक। अब एक और क्या है, इन तीनों को 3H वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। 3H के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष को हेड, भावात्मक को हार्ट, और इसको हैंड बोला जाता है। तो इनके आधार पर इसको क्या है 3H वर्गीकरण भी कहा गया है। ठीक है ना, अब क्या है ज्ञानात्मक पक्ष जो है वह मानसिक, ज्ञानात्मक पक्ष जो है इसके अंतर्गत मानसिक
और बौद्धिक विकास होता है। ठीक, ज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा मानसिक और बौद्धिक विकास किया जाता है। दूसरा क्या है, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में भावनाओं का विकास होता है। ठीक, और क्रियात्मक पक्ष में किसी शारीरिक कौशल का विकास, शारीरिक कौशल का विकास किया जाता है। ठीक, इन तीनों के माध्यम से बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से मानसिक विकास या बौद्धिक विकास बालक का किया जाता है। भावात्मक पक्ष के द्वारा भावनाओं से जुड़ी चीज़ों या विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करवाकर उसकी भावनाओं का विकास किया जाता है। और क्रियात्मक पक्ष द्वारा शारीरिक कौशल, यानी कि बालक जो है शारीरिक कौशल करना सीखता है। ठीक, जिस तरह से मान लीजिए एक क्रिकेट खेलना, किसी खेल से संबंधित कौशल विकसित हो जाना, या किसी कार्य करने से संबंधित कौशल विकसित हो जाना, मशीन चलाना सीख जाना, तो इस तरह के कौशल क्या है, ये शारीरिक कौशल होते हैं जो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इनको हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पक्ष कौन से हैं, और भावात्मक पक्ष के 6 पक्ष कौन से हैं, और क्रियात्मक पक्ष के 6 उपपक्ष कौन कौन से हैं। ठीक, अभी हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला लिख लेते हैं हम, ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन। ठीक, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, या कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा आ जाता है हमारा भावात्मक या अफेक्टिव डोमेन। ठीक, अगला आ जाता है हमारा क्रियात्मक या मनोसंचालित। क्रियात्मक या मनोसंचालित, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं। ठीक, तो इनके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा क्या है, अब इनके जो 6 उपपक्ष हैं वो कौन कौन से हैं, और ये क्या निम्न से लेकर उच्च की ओर होते हैं। जैसे कि पहले इसके उपपक्ष में आ जाएगा पहला ज्ञान, दूसरा बोध या समझ, एक ही बात होती है। ठीक, अगर अलग अलग नाम पढ़ने को मिले तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपयोग या प्रयोग, ये भी एक ही बात होती है। विश्लेषण, पांचवा जाएगा हमारा संश्लेषण, और छठवा जाएगा हमारा मूल्यांकन। ठीक, इसी तरह भावात्मक पक्ष के भी 6 पक्ष हैं। उनमें है, पहला है आग्रहण, दूसरा है हमारा अनुक्रिया, तीसरा है हमारा अनुमूल्यन, चौथा है हमारा प्रत्यक्षीकरण, पांचवा है हमारा व्यवस्थापन, छठवा है हमारा चरित्र निर्माण। चरित्र
निर्माण। ठीक, इसी तरह हमारे क्रियात्मक या मनोसंचालित पक्ष के अंतर्गत भी 6 उपपक्ष हैं, जिनमें पहला है हमारा उद्दीपन, दूसरा है हमारा क्रिया करना, तीसरा है नियंत्रण करना, चौथा है समायोजन, पांचवा है स्वाभाविकरण, अगला और लास्ट जो है वो है आदत पड़ना या कौशल विकसित हो जाना। ठीक है ना, आदत पड़ना या कौशल। ठीक, तो इस तरह से हमारे तीनों पक्षों के 6 उपपक्ष बताए गए, 6 उपपक्ष हैं, और जो क्या है हमारे निम्न से लेकर उच्च की ओर होते हैं। ठीक, निम्न से लेकर उच्च की ओर होते हैं, यानी कि बच्चे को सबसे पहले इसका ज्ञान प्रदान करवाया जाएगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस प्रकार से क्या है बच्चे को ज्ञान प्रदान करवाया जाता है। ठीक, और ये क्या है अलग अलग पक्षों के अंतर्गत बच्चे का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है, और उस तरह से समझाना या बच्चे का सीखना आसान होता है। ठीक, तो क्या है ज्ञान जो है इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत पहला पक्ष जो है हमारा ज्ञान, ये क्या सबसे पहले बच्चे को दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है किसी भी विषय वस्तु, तथ्य, नियम या सिद्धांतों के बारे में बच्चे को ज्ञान प्रदान करना। ठीक, इसकी क्या है जानकारी बच्चे को देना इसमें होता है। ठीक, अगला है हमारा बोध। बोध के अंतर्गत क्या होता है किसी भी विषय वस्तु, नियम या सिद्धांतों या उपायों, ठीक है, उपायों की उसके अंदर क्या समझ विकसित करना, जिससे क्या है वह उसको अनुवाद करना और लिखना कर सके। ठीक, क्या है बच्चे के अंदर जब समझ विकसित हो जाएगी किसी विषय वस्तु या तथ्य नियम के बारे में, तभी क्या उसका अनुवाद कर पाएगा। तो यह क्या है मुख्य रूप से समझ पर आधारित है। ठीक, अगला है उपयोग। उपयोग के अंतर्गत होता क्या है उसके बारे में जो उसे ज्ञान प्राप्त है और उसकी समझ विकसित हो गई है, तो उसका उपयोग या प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है अपने दैनिक जीवन में अपनी ज़रूरतों के अनुसार। ठीक, तो क्या है ये उपयोग का ज्ञान होना भी बच्चे को बहुत ही आवश्यक होता है, तो इसमें बच्चे को उसके ज्ञान का उपयोग के बारे में बताया जाता है। ठीक, अगला है विश्लेषण। विश्लेषण क्या है किसी भी तथ्य या विषय वस्तु को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके समझ पाने की योग्यता। ठीक, किसी भी घटना को अलग अलग तरह से सोच पाने या समझ पाने की योग्यता क्या है विश्लेषण होती है। अलग अलग तरह से डिवाइड करके हम किसी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में विभाजन करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो विश्लेषण होता है, यानी कि अलग अलग करके समझना है, टुकड़ों में डिवाइड करके समझना। दूसरा क्या है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या है अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किए गए विषय वस्तु को एकाग्रित करके या उसको एकाग्र करके समझ पाने की योग्यता, जिससे क्या है नए ज्ञान की प्राप्ति की जा सके या नई समझ विकसित की जा सके, जिससे क्या है ये क्या है इसके अंतर्गत संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है जोड़ के समझना होता है। फिर आ जाता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है इसकी उच्चतम अवस्था है, इसमें क्या मूल्यांकन करना होता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है या बच्चे को किस प्रकार से समझ विकसित हुई है या बच्चा कितना सीख पाया है, इसका क्या है ज्ञान प्राप्त होता है शिक्षक को मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक।